Assalamu alaikum. Welcome to the class of financial accounting. Now I'm moving towards the question number 7. ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफाइन करूँगी कि नेक्स्ट मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्यों यूज़ होता है। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता इस तरह है कि असल में कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि हम समझते हैं कि इनिशियल ईयर्स में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा काम करके दे सकते हैं, इनिशियल ईयर्स में हम उनसे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। ऐसी सिचुएशंस में हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। यानी कि जो भी एसेट होता है उसकी हम चाहते हैं कि शुरू में डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो, फिर कम हो, फिर कम हो और फिर कम हो। स्ट्रेट लाइन में हमने कांस्टेंट डेप्रिसिएशन ली थी जो थ्रू आउट द लाइफ टाइम हम यूज़ करते थे। यूनिट ऑफ आउटपुट में हम लोग डेप्रिसिएशन बेस करते थे उनकी यूज़ पे, जितना वो यूज़ होता था उतनी ही उसकी डेप्रिसिएशन होती थी। और जो ये मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, ये मेथड में हम लोग जो है डेप्रिसिएशन लेंगे इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो देखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी पहले चीज़ें बता देती हूँ। आर का मतलब होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जहाँ पर भी आपके पास आर आता है उसका मतलब है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास एन। एन का मतलब है एस्टिमेटेड लाइफ, कितनी उस एसेट की लाइफ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एस। एस का मतलब है रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी जिसे हम कहते हैं, और सी का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट। तो पहले तो आपने ये टर्म्स याद कर लेनी है, समझ लेनी है, क्योंकि जब हम फार्मूला, मैं आपको बल्कि लिख के दे ही देती हूँ, जब हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला देख के हमें समझ नहीं आती कि हमने कहाँ पर कौन सी अमाउंट पुट करनी है। उसके लिए आपको तमाम टर्म्स की क्लेरिफिकेशन ज़रूरी है। सी डिवाइडेड बाय एस 1/n। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का। तो दोबारा से देख लें। आर, आर का मतलब है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एन का मतलब है टाइम पीरियड, आप कितनी टाइम पीरियड के लिए उस एसेट को यूज़ कर रहे हो, उसकी लाइफ कितनी है। एस का मतलब है स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू और कबाड़ी कीमत। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ रही है। सी का मतलब है कॉस्ट, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होती है। अगर आपको ये टर्म्स समझ आ जाए तो इसमें फिर वैल्यूज़ को पुट करना मुश्किल नहीं है। आर अगेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसा हमारी स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू है, और सी हमारे पास कॉस्ट है, और 1/n हमारा टाइम पीरियड है। अगर इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो उसके लिए बेहतर है कि हम इस पे एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लें तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम आते हैं अपनी बुक की तरफ, और इसमें है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और न्यू बुक्स में मुझे नहीं मालूम ये कौन से नंबर पे अवेलेबल है। अगर आप लोग इसको देखें तो देख रहे, अ मैन्युफैक्चरर एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 1997 फॉर ₹1,60,000। मैन्युफैक्चरर ने मशीन हायर की है और मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1,60,000। तो साथ साथ में इस क्वेश्चन को समराइज करती जाऊंगी ताकि बार बार हमें बुक की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट है द रेजिडुअल वैल्यू और द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज 4096। रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है? 4096। आगे क्या कह रहे हैं? द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 4 years। तो एन कितना है हमारे पास? 4। अगर इसको मैं ज़्यादा सिंपल लिख दूँ तो सी है 1,60,000, एस है 4096 और एन है 4। आगे हमें क्या कह रहे हैं? यू आर required to calculate the depreciation rate according to declining balance method। पहले तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के रेट कैलकुलेट करने हैं जैसे हम प्रोडक्शन मेथड में करते थे, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में करते थे। लेकिन अब मसला ये कि यहाँ पर इसका फार्मूला चेंज है, तो हमें सबसे पहले रेट मालूम करने हैं इस फार्मूले के तहत। फिर मैं आगे क्वेश्चन दोबारा कंटिन्यू करूँगी।
तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुटिंग कर लें तो किस तरह से होगी। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर मैं पुट कर लूँ तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। स्क्रैप वैल्यू 4096, एस की जगह हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आ गई और सी की जगह हमारे पास कॉस्ट आ गया 1,60,000। 1/n क्या है 4। यहाँ पर अब आपने रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पर रुकना क्यों है, यहाँ पर अब आपने थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ करना है, अगेन एंड अगेन कैलकुलेशन करनी है और इस मसले को आपने सॉल्व आउट करना है। अब आपने ऐसा वर्ड ढूंढना है, कोई भी वर्ड जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 4096 आता हो। आपने करना ये है, कैलकुलेटर उठाए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, नहीं ये नहीं आता। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो भी हमारे पास ये आंसर नहीं आता। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने कैलकुलेटर उठाना है। 4 कैसे पता चला, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड चेक करना है। जितना टाइम पीरियड हो उतना टाइम हम लोगों ने किसी भी वर्ड को मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आना चाहिए एग्जैक्टली ये। पहले तो हमने 4096 को सॉल्व करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगेन हमारे पास ये आंसर नहीं आता। आप लोग कैलकुलेट करते जाएँ और चेक करते जाएँ। मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर आपको बताती जा रही हूँ कि इस तरह से करने के बावजूद भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। 8 इंटू 8 इंटू 8, तो मेरे पास आंसर आता है 4096। एक मसला तो हल हो गया कि 4096 आ जाता है अगर हम 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। अब ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसको मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 1,60,000 आए। कंटिन्यू रखते हैं अपने इसी मेथड को। हमारे पास आंसर सही नहीं आ रहा। जब तक आंसर सही नहीं आएगा हम इस मेथड को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, हमारे पास 1,60,000 नहीं आ रहा। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 नहीं आ रहा। 14, कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है। जितना टाइम मैं यहाँ पर राइटिंग में कर रही हूँ उतना ही टाइम आपका कैलकुलेटर में ही लगेगा। आपने जस्ट इसको पुट करते जाना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऐसे वर्ड को फाइंड करना है जिसको अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1,60,000 आए। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं आया। 19 इंटू 19 इंटू 19, गेन नहीं आ रहा। 8 तो मैं रब नहीं कर सकती क्योंकि 8 ही तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर था 4096 का। आगे जाते हैं। 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, तो हमारे पास आता है 1,60,000। तो यहाँ पर हम 20 को पुट कर देंगे। बस इस मेथड में सिर्फ यही एक काम मुश्किल है, बाकी आपका सारा क्वेश्चन यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड की तरह है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने ये करना है कि कैलकुलेटर की ज़रा यूज़ ज़्यादा करना है और आपने इसको सॉल्व करना है। अब आगे क्या रह गया है, अब सिंपल है। 1 8 पावर 4 20 पावर 4 एंड 1/4। अब ये 4 4 कट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 8/, कट हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएगा तो 8/20। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ r इजिकल टू, तो ये आता है 1 माइनस 0.4। 8 डिवाइड बाई 20 आता है हमारे पास 0.4। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रहे, या इसको हम यहाँ ले जाते हैं। हमारे पास आ गया है r इजिकल टू 1 माइनस 0.4। अगर इसे माइनस कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.6। लेकिन मेरे पास ये कौन सा मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। तो ये r जो है, ये रेट जो है, ये परसेंटेज में होना चाहिए। तो 0.6 इंटू 100 आ जाएगा मेरे पास 60%। ये हो गया रिक्वायरमेंट नंबर 1। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, दोबारा से देख लें।
पहले मैंने अपने फॉर्मूले में अमाउंट्स को पुट किया है। स्क्रैप वैल्यू 4096 है, कॉस्ट 1,60,000 है, ईयर्स 4 ईयर्स हैं। फिर 4 ईयर्स की वजह से हमने ऐसे वर्ड्स ढूंढे थे जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4096 आए, और फिर दूसरा ऐसा वर्ड जिसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1,60,000 आए। 8 को मैंने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 4096 आया, 20 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 1,60,000 आया, 8 की पावर भी 4 होगी, 20 की पावर भी 4 होगी, 4 आपस में कट हो गए। फिर ये बाहर आ गया 1 माइनस 8/20। हमने इसी तरह लिखा r इज इक्वल टू 1 माइनस और 8 को 20 पे डिवाइड किया हुआ 0.4 आया, 1 माइनस 0.4 किया तो 0.6 आया। अब इसको हमने रेट में कन्वर्ट करना है, हमारे पास आता है 60%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगेन जस्ट पुट योर फार्मूला, पुट अमाउंट इन योर स्पेसिफिक फार्मूला, फाइंड द डिजिट according to the number of years, then put that digit in the formula, solve formula accordingly, and the last convert your rate of depreciation into percentage। ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1। याद रखें परसेंटेज कितनी आई है हमारी 60%। ये होगी हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1। अभी हम इस मेथड में आगे जाएं, फिर हम लोग अगर क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, बैलेंस मेथड एंड प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन। क्या कह रहे हैं कि इसका शेड्यूल भी बना लें, तो हम इसका शेड्यूल भी बना लेते हैं। शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। 4 ईयर्स का हमने शेड्यूल बनाना है। पहला हमारा ईयर बेसिक कॉलम जो हमेशा सेम रहेगा, सेकंड हमारी कॉस्ट बेसिक कॉलम जो हमेशा सेम रहेगी, थर्ड हमारे पास क्या आएगा, थर्ड आएगा हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मेथड है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही नया कॉलम आ रहा है जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बाकी फिर वही सारे कॉलम्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। एनुअल depreciation, accumulated, depreciation, book value। 4 years हैं, 1 2 3 डबल लाइन 4। ठीक है, कॉस्ट हम सिंपली पुट कर देंगे 1,60,000 1,60,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 60%, 60%, 60% एंड 60%। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और चेंजेस लानी है, और वो ये कि पहले साल का काम ख़त्म करके दूसरे साल जाना है। करना ये है कि 60% है तो पहले मैं सबसे पहले कॉस्ट का 60% ले लेती हूँ। वर्किंग नंबर 1,60,000 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 100 तो मेरे पास आता है 96,000। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, इस पर मजीद क्वेश्चन करेंगे। 1,60,000 का 60% लिया, 96,000 आया। अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है 96,000। हमारे पास एसेट कितने का रह गया, 1,60,000 का एसेट था, 96,000 की डेप्रिसिएशन हो गई है तो एसेट रह गया है 64,000 का। मेथड कौन सा है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का मतलब समझ रहे हैं आप, डिक्लाइनिंग का मतलब कम होना और बैलेंस जो कम हो रहा होता है। तो ये जो परसेंटेज है ये आपने हर साल कॉस्ट पे नहीं लेनी, ये आपने डिक्लाइनिंग बैलेंस पे लेनी है। ये जो आपकी बुक वैल्यू है इस पे लेनी है। तो पहले साल कोई बुक वैल्यू नहीं थी इसलिए मैंने 1,60,000 का 60% ले लिया, लेकिन दूसरे साल मेरे पास बुक वैल्यू है, दूसरे साल मेरे पास 64,000 का एसेट रह गया था और फिर मैंने 60% अगेन यूज़ कर लिया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आती है 38,400। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। करना ये है डिक्लाइनिंग बैलेंस। आप वर्ड्स को देखें ना, वर्ड्स का मतलब ये है कि डिक्लाइनिंग जो कम हो रहा है और बैलेंस जो बैलेंस कम होता जा रहा है। तो पहले साल तो मेरे पास एसेट 1,60,000 का था तो मैंने उसका 60% यूज़ किया, तो ठीक है मैंने 1,60,000 का 60% ले गया, 96,000 आ गया।
लेकिन दूसरे साल जब मेरा शुरू हुआ तो मेरा एसेट 1,60,000 का नहीं था, उसमें से ऑलरेडी मैं 96,000 यूज़ कर चुकी थी। एसेट था मेरा 64,000 का, तो 64,000 का मैंने 60% लिया, 38,400 मैंने यूज़ कर लिया। अब तक कितनी वैल्यू यूज़ कर ली है? 96,000 लास्ट ईयर यूज़ की थी, 38,400 इस साल यूज़ कर ली। इन दोनों को सम अप कर ले, 1,34,400। यह आ गया आपका एकोमलेटेड डेप्रिसिएशन। और बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 1,60,000 का एसेट था, अब तक हम इतनी वैल्यू यूज़ कर चुके हैं, तो हमारे पास एसेट रह गया है बेसिकली 25,600 का। फिर हम चलते हैं वर्किंग नंबर 3 की तरफ। 25,600 का मेरा एसेट है जब मेरा तीसरा साल शुरू होगा, क्योंकि मैं तो यूज़ कर चुकी हूँ बाकी वैल्यू। तो इस साल मैंने कितनी यूज़ कर ली? अगर 60% इसका रेट आता है तो इस साल मैंने इसको यूज़ कर लिया 15,360 इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है। लास्ट ईयर में कितनी यूज़ कर चुकी थी? 96,000, फिर 38,400, फिर 15,360। इन तीनों को सम अप कर लिया, 1,34,400 प्लस 15,360, तो मेरे पास आता है 1,49,760। कितने का एसेट रह गया? 160,000 का एसेट था, 1,60,000, 1,49,760 हम लोगों ने यूज़ कर लिया, तो एसेट रह गया है मेरे पास 10,240 का। फिर हम लोग लास्ट में जो रिमेनिंग आ रहा है 1,0240, इसका हम लोग क्या करेंगे? 10,240 का 60% लेंगे, क्योंकि वो एसेट कम होता जा रहा है। मेरे पास एसेट 1,60,000 का नहीं रह गया। पहले साल में 96,000 यूज़ कर चुकी हूँ, दूसरे साल 38,400 यूज़ कर चुकी हूँ, तीसरे साल 15,360 यूज़ कर चुकी हूँ। तो अब मेरे पास एसेट सिर्फ 10,240 का रह गया है। तो 10,240 का 60% अगर हम ले तो हमारे पास आता है 6,144। फिर हम लोग अब तक कितनी वैल्यू यूज़ कर चुके हैं? इन चारों को सम अप भी कर सकते हैं, 1,49,760 को 6,144 के साथ सम अप भी कर सकते हैं। हमारे पास आता है 1,55,904। 1,60,000 माइनस 1,55,904 हमारे पास आ जाएगा 4,096। ठीक हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर आपको किसी किस्म के क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।